हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं। हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा नाम में किए थे कि जो दूसरा नंबर में कि बीपीएससी के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से तैयारी शुरू करना है, मेरा दूसरा सेकंड लेक्चर था। उसके बाद हम लोग जनवरी जनवरी और फरवरी का न्यूज़ देखे थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का। उसके बाद हम लोग जनवरी और फरवरी का बिहार स्पेशल भी देख लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे मार्च के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ का। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को फॉलो कीजिए। ये जो है ये शो आपको बीपीएससी के 67th और 68th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 67th और प्लस 68th के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो लोग 69 और 70 और इससे आगे की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, उसके लिए भी ये देखना इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि आपको करंट का एक आइडिया समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अभी से फॉलो कीजिएगा, तब आपको करंट का पूरा आइडिया लग जाएगा, बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कहाँ से नहीं पूछता है। आप सीडीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये लेक्चर उतना ही, वीडियो इतना ही इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय की एग्जाम होने वाली है, इसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा। आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, इसको भी फॉलो कीजिए। आप देखिए कि इसका रिजल्ट बेहतर निकल के आएगा करेंट अफेयर के संदर्भ में। और बिहार दरोगा या बिहार एसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए ये वीडियो। तो हम लोग आज मार्च 2022 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, उसकी बातें करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं मार्च के महीने में। आप अगर ये लेक्चर या वीडियो देख रहे हैं तो आपको और कहीं से भी करंट अफेयर की तैयारी नहीं करनी है, और यहाँ से आपका 90 से 95% क्वेश्चन करंट अफेयर का बन जाएगा, छूटेगा नहीं। आप बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए ये तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप फॉलो करते रहिए। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को यूट्यूब पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप देखिएगा, उतना ज़्यादा लोगों तक मेरा बात पहुंचेगा। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम और ज़्यादा से और बेहतर तरीके से और जितना ज़्यादा हो सके प्रत्येक बदलाव के साथ आते रहेंगे कि बीपीएससी के ओरिएंटेड से क्या सही हो सकता है। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ ही दिनों में, कमिटमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में डेली बेसिस पे करंट न्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप डेली न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा मंथली न्यूज़ में, तो आपको रिवीजन होगा। और एग्ज़ाम पास करने का सबसे बेहतर तरीका है कि रिवीजन 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 रिवीजन, यही एक तरीका है एग्ज़ाम पास करने का, खासकर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम और सिविल सेवा जैसे एग्ज़ाम। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे न्यूज़पेपर जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, उसी का कटिंग डाला जाता है। आपको पूरा न्यूज़पेपर पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा वही आर्टिकल एडिटोरियल आपके टेलीग्राम चैनल पे डाला जाएगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा न्यूज़पेपर के लिए। एक चीज़ आता है कि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो उसका नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो हमारा सुझाव है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, नोट्स नहीं बनाइए। नोट्स बनाइएगा तो आपको उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो आप नोट्स नहीं बनाइए, आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे। इसको आदत बना डालिए कि हमको आधा घंटा या 1 घंटा न्यूज़पेपर देखना है। उसके बाद हम आपके लिए न्यूज़ लेके आते हैं बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का। उसमें जब हम न्यूज़ कवर करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, आप पढ़े रहेंगे, आपका रिवीजन भी होगा, सब चीज़ एक साथ होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी इससे संबंधित अपडेट किया जाता है। कुछ कुछ दिन में जो चीज़ यहाँ पे होता है तो सारे सोशल मीडिया पे अपडेट किया जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फरवरी 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट न्यूज़ के सेगमेंट की तरफ और देखते हैं पहला न्यूज़। तो पहले न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि जनवरी में हम लोग चुनाव आयोग का ये 5 राज्य में जो चुनाव का जो घोषणा पढ़े थे, इसमें चुनाव का नतीजा पढ़ेंगे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा फरवरी से मार्च 2022 के बीच 5 राज्य में विधानसभा चुनाव कराए गए। यह 5 राज्य थे कौन कौन से?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ये चीज़ हम जनवरी के न्यूज़ में इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसका ऐलान हुआ था कि चुनाव किया जाएगा, ये चीज़ पढ़ चुके थे। तो ये 5 राज्य में कितने कितने सीटें थी ये भी पढ़ चुके थे। फिर भी यहाँ पे चुनाव हो चुका है, उसके नतीजे आ चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुल 203 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 255 सीट जीती और अपनी सरकार बनाई। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा है उत्तराखंड। यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें थी और बीजेपी ने 47 सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे सीएम बनाए गए। गोवा में 40 विधानसभा सीटें थी, जहाँ पे बीजेपी ने 20 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। कुछ निर्दलीय विधायक का सपोर्ट था और एक पार्टी से अलाइनमेंट करके भी 22 सीट आ चुकी थी, तो वहाँ पे भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें थी, यहाँ पे बीजेपी ने 32 सीट जीत करके अपनी सरकार बनाई। तो 5 राज्यों में से 4 राज्य में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन पंजाब में हुआ क्या? पंजाब में 117 विधानसभा सीट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीत करके सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी और दिल्ली एक यूटीज राज्य है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा में आम आदमी पार्टी पावर में थी। कोई फुल स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन पंजाब में सरकार बना करके आम आदमी ने एक पूर्ण राज्य में अपना सरकार बनाया है। और पंजाब में यह पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी 117 में से इतनी सीटें, 92 सीटें जीत पाई है। कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इतनी सीटें कोई एक पार्टी जीत पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीत गई है। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है पंजाब के बारे में, इतनी सीटें जीती। आम आदमी पार्टी पहली बार किसी पूर्ण राज्य में सरकार बनाई है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर न्यूज़ है कि राज्यसभा के 13 सीटों में अप्रैल 2022 में खाली हुई, जिस पर चुनाव आयोग ने निर्वाचन कराया, उसमें से 5 सीटें आम आदमी पार्टी, जो वहाँ पे पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जीती थी, तो पंजाब से ये 5 सीटें जीत गई और 5 सीटें भाजपा को मिली है और 3 सीटें अन्य पार्टी को भी मिली है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा न्यूज़ के लिए है। आपको जानना जरूरी है कि राज्यसभा का चुनाव, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कौन कौन भाग लेता है। तो इसके लिए ये न्यूज़ है, ये पूछेगा नहीं बीपीएससी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें सेकंड नंबर न्यूज़ से। तीसरा नंबर न्यूज़ देखेंगे कि 29 मार्च 2022 को आसाम और मेघालय के बीच 50 वर्ष पुराना सीमा विवाद, ये दोनों राज्यों के बीच जो है सीमा विवाद जो था वो 50 वर्षों से चला आ रहा था। 50 वर्ष सीमा विवाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के संगमा के बीच समझौता हुआ। क्या चीज़ के लिए समझौता हुआ? इस विवाद को सुलझाने के लिए। तो उस पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों राज्यों के बीच 12 बिंदुओं पर विवाद था। दोनों राज्यों के बीच 12 क्षेत्र ऐसे थे जिस पे दोनों राज्य का ऑब्जेक्शन था, विवाद था। उसमें से इस समझौते में 6 बिंदुओं पर, मतलब 6 जो बिंदु था उस पर समझौता विवाद की सहमति हो चुकी है। 6 बिंदु पे विवाद अभी भी बनी हुई है। तो देखते हैं, आसाम और मेघालय के बीच 884 किलोमीटर की सीमा लगती है टोटल। और 1972 में मेघालय आसाम से अलग होकर के एक राज्य बनाया गया था 1972 में। तो ये दोनों भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आसाम का सीमा विवाद सिर्फ जो है मेघालय के साथ नहीं है, मिजोरम के साथ भी है, नागालैंड के साथ भी है और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है। तो ये न्यूज़ है, बाकी आप लोग ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ में देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत के पुरुष टीम से 27 खिलाड़ी को और महिला टीम से 17 खिलाड़ी को 2022 के लिए सालाना अनुबंध किया है। तो कहने का मतलब है कि पुरुष टीम से 27 खिलाड़ी और महिला टीम से 17 खिलाड़ी को, ये याद रखिएगा। अब बाकी जो ये पुरुष टीम को 4 श्रेणी में बांटा गया है, A+, A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी, ये पूछेगा नहीं बीपीएससी, पूछेगा यहीं से कि कितना पुरुष से कितना हुआ था, 27 और महिला से 27। महिला क्रिकेट टीम को 3 श्रेणी में बांटा गया है और पुरुष को 4 श्रेणी में बांटा गया था। तो 4 था ये, महिला में है A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी। अब देखते हैं कि पुरुष टीम में A+ श्रेणी में 3 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। प्रथम है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा और तीसरा है जसप्रीत बुमराह। इन लोगों को साल का 7 करोड़ का सालाना दिया जाएगा। तो A+ वाले श्रेणी जो था उसमें 7 करोड़ रुपया दिया जाएगा। पुरुष के जो है
A+ में से उसके बाद है A श्रेणी के खिलाड़ी, उसमें 5 करोड़ दिया जाता है, B श्रेणी के खिलाड़ी को 3 करोड़ और C श्रेणी के खिलाड़ी को 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो याद रखेंगे ये सब चीज़। जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो तो जानते ही होंगे, और बाकी जो नया इंटरेस्ट है तो वो तो पढ़ेंगे, जानना तो पड़ेगा ही। महिला टीम के जो है ए श्रेणी के, यहाँ पे ए होगा, ए श्रेणी के खिलाड़ी को 50 लाख दिया जाता है सालाना, और बी श्रेणी के खिलाड़ी को 30 लाख दिया जाता है, यहाँ पे बी होगा 30 लाख दिया जाता है, और सी श्रेणी के खिलाड़ी को 10 लाख की राशि दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को कोरोना का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया गया, देना शुरू हो चुका है 3 जनवरी 2022 से। अब देखेंगे 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोगों था उनको कोरोना का टीका कब से देना शुरू किया गया था, तो 16 जनवरी 2021 से ही दिया जा रहा था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। 16 मार्च 2022 से 12 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है 14 वर्ष से ज़्यादा के लिए 3 जनवरी, 12 से 14 वर्ष के लिए 16 मार्च 2022। तो ये दोनों याद रखेंगे, और 18 वर्ष से ऊपर के लिए तो 2021 में ही शुरू हो गया था, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है कि 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए कोरोना का टीका का निर्माण कौन कंपनी किया है, बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी किया गया है, और इस कंपनी द्वारा विकसित टीका का नाम है कोर्बोवैक्स। तो ये पूछ सकता है कोर्बोवैक्स किस उम्र के लिए टीका बनाया गया, कोरोना का टीका बनाया गया, तो याद रखेंगे 12 से 14 वर्ष के लिए। तो बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कोर्बोवैक्स टीका लगाया जाएगा 12 से 14 वर्ष के आयु के लिए। यह टीका भी 2 खुराक का होता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। तो याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, भारत के पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, ये पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह 17 मार्च 2022 को भारत के आर्कटिक नीति जारी किया, जिसका शीर्षक याद रखेंगे, भारत के आर्कटिक सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण करना। ये विशेष याद रखेंगे, कौन जारी किया है, कब जारी किया है और कहाँ के लिए जारी किया गया है, तो आर्कटिक के लिए जारी किया गया है, जो उत्तरी ध्रुव है आर्कटिक, उसके लिए जारी किया गया है। तो देखेंगे भारत की आर्कटिक नीति 6 स्तंभ पर निर्धारित है। तो 6 स्तंभ क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो 6 स्तंभ की चर्चा करते हैं। पहला नंबर है भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना। दूसरा है जलवायु और पर्यावरण का संरक्षण। तीसरा है आर्थिक और मानव विकास। चौथा है परिवहन और कनेक्टिविटी। पांचवा है शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और छठा है आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना। ये जो आर्कटिक नीति जारी किया गया है उसके 6 बिंदु थे। तो अब देखते हैं आगे कि उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है, यह भी अभी बताए हैं। उसके बाद देखते हैं भारत फरवरी 1920 में पेरिस के सॉलबर्ग संधि पर हस्ताक्षर किया, जो आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है। पूछ सकता है कि सॉलबर्ग संधि किससे संबंधित है, तो आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे आर्कटिक परिषद में 13 राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं। तो आर्कटिक परिषद का सदस्य भारत नहीं है, जिनमें पर्यवेक्षक राष्ट्र में भारत भी शामिल है। तो 13 राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2020 में 2021 में 4 फिल्म मीडिया इकाई, जो 4 फिल्म मीडिया इकाई हैं, कौन कौन से हैं? पहला है फिल्म प्रभाग, दूसरा है फिल्म महोत्सव निदेशालय, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और चौथा है बाल फिल्म सोसाइटी का विलय। मतलब ये चारों को विलय करने का घोषणा कहाँ के लिए किया गया था? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की। इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में फिल्म प्रभाग, फिल्म महोत्सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी का विलय कहाँ पे किया जाएगा? राष्ट्रीय फिल्म विकास लिमिटेड NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में करने की घोषणा किया था। कौन किया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया था। तो घोषणा उस दिन हुआ था, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी करके
इसके विलय को, चारू के विलय को लागू कर दिया, मंजूरी दे दिया। अब ये चारों चीज़ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में शामिल हो चुका है, जुड़ चुका है, इसका विलय हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती ICGS सक्षम को भारतीय तटरक्षक बल में 17 मार्च 2022 को शामिल किया गया है। ICGS सक्षम क्या है? अपतटीय गश्ती पोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे गश्ती करता है, तो अपतटीय गश्ती पोस्ट है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है और जो 105 mm क्लास के 5वां और अंतिम गश्ती पोत है। मतलब इस श्रेणी के 5 पोत बनाए जाने थे, जिसमें से ये ICGS सक्षम जो है 5th नंबर है और अंतिम है। तो और 4 बन चुके हैं और देश की सेवा में लग चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के समुद्र अभ्यास का पहला संस्करण क्या नाम है? IMEX 2022। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नौसेना संगोष्ठी, इसमें बहुत देश भाग लेंगे, तो याद रखेंगे कि कौन कौन है, क्या नाम है। IMEX गोवा के तट पे अरब सागर में 26 से 30 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। इतना तारीख को हुआ। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का IMEX 2022 का पहला संस्करण था। अब देखते हैं, जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है उसमें 25 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत सहित 15 देश इस संस्करण में भाग लिया और 10 नहीं लिया, और 25 सदस्य देश के साथ 22 पर्यवेक्षक देश भी हैं जो भाग ले सकते हैं। तो ये भी याद रखना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की स्थापना 2007 में किया गया था। यह हिंद महासागर के क्षेत्र तटवर्तीय में नौसेनाओं के बीच सहयोग सहभागिता का एक प्रमुख मंच है। ये है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के बारे में, जो उसका जो इतिहास होता है उसका न्यूज़ था। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2022 को विश्व क्षय रोग दिवस, जो टीबी रोग होता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब है? 24 मार्च 2022 को। इस अवसर पे जो है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ये याद रखेंगे। अब है नेक्स्ट कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामले में 2020 के अपेक्षा 2021 में 19% की वृद्धि हुई है। तो भारत के लिए ये बुरा खबर है, क्योंकि 2019-20 में जितना टीबी था, तो 2021 में उस टीबी की संख्या में, टीबी मरीज की संख्या में 19% की वृद्धि हो गई है। ये भारत के लिए एक बुरा खबर है। हालांकि भारत का जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी से भारत को मुक्त बनाने का लक्ष्य है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो लक्ष्य पूछा हुआ है शायद एक बार, बीपीएससी फिर से पूछ सकता है कि भारत को टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य कितना, कब तक का है? तो 2025 तक का। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 कौन जारी किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीबी रोग दिवस कब है? तो 24 मार्च 2022 को। और 2020 की अपेक्षा 2021 में टीबी मरीजों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 19% की वृद्धि हुई है। इतना पॉइंट हम लोग के काम का था, जान लिए। नेक्स्ट देखते हैं, युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री युवा योजना 29 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री युवा योजना 29 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। इसमें बताया गया है कि 30 से 75 वर्ष के युवा को चुनिंदा विषय पर लिखने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है। संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा एवं अंग्रेजी में लेखक 5000 शब्दों में पांडुलिपि लेखन कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें 22 भाषा और अंग्रेजी कुल 23 भाषा में आप लिख सकते हैं, 5000 शब्दों में अपना लेख को लिख सकते हैं। उसके बाद है, चयनित लेखक के पुस्तक को प्रकाशन को नेशनल बुक ट्रस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि लेखक को 6 माह के लिए एक मुश्त 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, कि उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप और लिखिए, अपने लिखावट को अच्छा कीजिए जैसे होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तानी सेना ने
10 मार्च 2022 को, याद रखेंगे 10 मार्च 2022 को यह दावा किया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले के मियां चिन्नू इलाके में, किसमें, मियां चिन्नू इलाके में एक मिसाइल भारत से आकर गिर गई थी। तो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके मियां चिन्नू इलाके में एक मिसाइल आके गिर गई थी। कहां से? तो भारत से। तो इस पे भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को खंडन किया और कहा कि एक सैन्य अड्डा पर नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के कारण ये एक मिसाइल अचानक फायर होगी जो पाकिस्तान में दुर्भाग्यपूर्ण से जाके गिर गई। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का एक मिसाइल किस देश में जाके गिरा है? तो पाकिस्तान में जाके गिर गया था। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान में किस देश के द्वारा तकनीकी खराबी के कारण छोड़ी गई मिसाइल आके गिर गई? तो भारत के द्वारा गिर गई थी, भारत के द्वारा तकनीकी खराबी के कारण गिर गया था। तो ये याद रखेंगे हम लोग, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस बार। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक यूल होंगे जो पीपुल्स पावर पार्टी के होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया से भारत का बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध है, तो पूछ सकता है। यून सुक यूल होंगे जो पीपुल्स पार्टी के होंगे। नए राष्ट्रपति 10 मई 2022 को अपना पदभार संभालेंगे। 9 मई 2022 तक डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे इन राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में मून जे इन राष्ट्रपति थे, लेकिन वो 9 मई तक थे। 10 मई को पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक यूल चुनाव जीते और वो नए राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक यूल को राष्ट्रपति उम्मीदवार थे जिनको 48.56% मत मिला, एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के जिसके मून जे इन थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े थे ली जाए म्यूंग, उम्मीदवार को 47.38% मत मिला। तो ये याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए मून जे इन ने अपना नामांकन नहीं दायर कर सकते थे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तारीख, दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, यून सुक यूल, कौन से पार्टी के हैं, पीपुल्स पावर पार्टी के, कब अपना पद संभाले, इतना के। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे इन। राष्ट्रपति चुनाव में यून सुक यूल को कितना % मत मिला, 48.56। डेमोक्रेटिक पार्टी के किस नेता को हराया गया, तो ली जाए म्यूंग को कितना प्रतिशत मत था उनको, 47.83%। दक्षिण कोरिया के एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, इतना चीज याद रखेंगे। इतना चीज याद इसलिए रखना है क्योंकि एक बार पूछा था बीपीएससी कि ब्रिटेन में विपक्ष के तरफ से जो खड़ा हुआ था उम्मीदवार, उस उम्मीदवार में अंतिम 7 में कौन कौन से आदमी जगह नहीं बना पाया था। तो एक था, ऑप्शन 2 था, 3 था, 4 था, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक अधिक था। और दुर्भाग्य यह बात था कि ई ऑप्शन आंसर नहीं था, इसका ऑप्शन आंसर कोई और था। तो बीपीएससी इतना डीपली पूछ सकता है, हालांकि हमारे हिसाब से तो भारत के विषय में भी इतना डीपली नहीं पूछता बीपीएससी, लेकिन ब्रिटेन के बारे में पूछा था। तो इसलिए ये जानना, ये वाला पॉइंट जानना आपको लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, जर्मनी से अमेरिका जा रहा एक मालवाहक पोत 1 मार्च 2022 को पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप से लगभग 400 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में डूब गया। तो कहां से जा रहा था, जर्मनी से अमेरिका जा रहा था, 1 मार्च 2022 को जा रहा था, पुर्तगाल के एजोरेस से द्वीप से लगभग 400 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस जहाज पर लगभग 4000 लग्जरी कारें लदी हुई थी, करोड़ों की कारें थी, हजारों करोड़ की कार थी, लदी हुई थी। इस जहाज का निर्माण जो है जापान के फेलिसिटी नामक कंपनी द्वारा किया गया था। तो इस जहाज का निर्माण कहाँ की कंपनी की थी, तो जापान की कंपनी की थी, इतना याद रखने का इंपॉर्टेंट है, जरूरी। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के ईस्टर्न एयरलाइंस के एक बोइंग 737 विमान का नाम था बोइंग 737 विमान 21 मार्च 2022 को दक्षिण चीन के गुआंगसी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र, चीन में ये जगह का नाम है गुआंगसी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कौन सा, बोइंग 737 विमान। कितना तारीख को, इतना तारीख को चीन का था। इसमें चालक दल में 9 सदस्य थे। चालक दल के 9 सदस्यों के अलावा 123 यात्री सवार थे, जिसमें से सारे इसमें मारे गए थे। तो बोइंग 737 का निर्माण
अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है, यूएसए की कंपनी बोइंग है वही करती है निर्माण। तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था दुर्घटना, तो चीन में हुआ था, कहाँ पे, गुआंगसी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत पाकिस्तान के अस्थाई सिंधु आयोग की 117वीं बैठक 1 से 3 मार्च को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के सिंधु जल आयुक्त का नाम है पीके सक्सेना। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीके सक्सेना के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिदल इस इस्लामाबाद के बैठक में भाग लिया। और पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त का नाम है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह। इनके नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लिया। तो याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब का है? 1960 का है। पानी का बंटवारा किस तरह से होगा, इस समझौते में लिखा हुआ है। इस समझौते के अनुसार दोनों देश एक वर्ष में कम से कम एक बार सहमति बनाने के लिए बैठक करते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में आयोजित वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक से पाकिस्तान को FATF ने ग्रे सूची से बाहर निकालने से विफल रहा। मतलब पाकिस्तान अभी भी ग्रे सूची में बना हुआ है। हम लोग FATF पे जो बात करेंगे स्पेशल, उसमें समझेंगे कि पाकिस्तान क्यों FATF में है, FATF का कार्य क्या है, FATF की जो ग्रीन सूची होती है या ग्रे सूची होती है या ब्लैक सूची होती है या ऑरेंज सूची होती है, इसमें शामिल होने से किसी देश को क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हालांकि अभी देखते हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में अभी भी बना हुआ है, इसे बाहर नहीं निकल पाया है। आतंकी संगठन और सरकारी आश्रय प्रदान करने के लिए और वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने में सरकार की विफलता के चलते, कहने का मतलब है पाकिस्तान आतंकी संगठन के सरकारी आश्रय प्रदान करने में और उसके वित्तीय लेन देन के पर लगाम लगाने की विफलता के कारण FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची से बनाए हुए है। और कब से बनाए हुए? जून 2018 से ग्रे सूची में पाकिस्तान को FATF में ग्रे सूची में बनाए हुए। FATF की ग्रे सूची में रहने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्तीय एजेंसी से ऋण लेने में कठिनाई होती है। तो एक ये पॉइंट हुआ कि ग्रे सूची में शामिल रहने से आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लेने में कठिनाई होगी। देखते हैं नेक्स्ट, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए 27 बिंदुओं पर कार्य करने या सुधार करने के लिए कहा था, परंतु पाकिस्तान ने सिर्फ 26 बिंदु पर सुधार कर पाया, तो इसलिए उसको ग्रे सूची में ही बनाया। एक बिंदु पर कार्य नहीं कर पाया है, इसलिए ग्रे सूची में रहेगा। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हवाला वाला और कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म मतलब टेररिज्म को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उस दोनों मुद्दे पर सुधार नहीं कर पाया। किस पे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे और कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म पे सुधार नहीं कर पाया। ये 27वां बिंदु है, इस दोनों पे सुधार कर लेगा तो पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2022 की बैठक में संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है उसको भी ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि किसको UAE में शामिल किया गया हाल ही में, UAE को, और भारत का ये दोस्त भी है इसलिए। और जिम्बाब्वे जो देश है उसको ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 18 मार्च 2022 को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। किसके? UN सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 18 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 146 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 3.77 अंक के साथ 136वें अंक पर आता है। तो भारत की स्थिति खराब बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। 146 देश में 136 स्थान पर है, नीचे से 10वां स्थान है। देखेंगे, प्रथम स्थान पर फिनलैंड को जगह मिला है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान को जगह दिया गया है। तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इस सूचकांक में इंडेक्स का मान 0 से 10 के बीच होता है। भारत को 3.77 अंक मिला है, तो 0 से 10 के बीच अंक होता है। जिसको जितना ज्यादा अंक होगा वो उतना ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे रहेगा। जिसको जितना ज्यादा कम रहेगा, 0 रहेगा, वो सबसे खराब देश रहेगा। तो यह है 0 सबसे कम खुशहाल, मतलब कम खुशहाल 0, जिसका 0 अंक है वो कम खुशहाल, और 10 सबसे ज्यादा खुशहाली अंक मानक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत जापान के बीच 14वीं द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए जापान के
प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा ने 19 से 20 मार्च 2022 को भारत का यात्रा किया द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने वार्ता किया। यह शिखर वार्ता 3.5 वर्ष के बाद आयोजित हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपना पद संभालने के बाद यह भारत का जो यात्रा था उनका प्रथम विदेश यात्रा था, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक शिखर वार्ता 21 मार्च 2022 को वर्चुअल मतलब ऑनलाइन तरीके से संपन्न हुआ। इस वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया था, तो ये भी याद रखेंगे। वार्ता में विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग के लिए साझा बयान एवं 9 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, तो ये याद रखेंगे। 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। पूछ सकता है कितना समझौते पर सहमति बनी है, ये पूछा जा सकता है। उसमें देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के 29 प्राचीन धरोहर जो धरोहर थी उसको लौटाए, जिसमें सदियों पुरानी मूर्तियां, चित्रकला, तस्वीरें और 12वीं शताब्दी के चोल कांस्य तथा राजस्थान की 11वीं से 12वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, गुजरात के 12वीं से 17वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर से निर्मित महिषासुरमर्दिनी का मूर्ति, 18वीं से 19वीं शताब्दी के चित्रकारी और शुरुआती तौर के जिलेटिन चांदी की तस्वीरें शामिल हैं। तो ये याद रखने वाली पॉइंट नहीं है, इसको आप लोग नहीं याद रखेंगे ना तो लिखेंगे। बाकी 9 बिंदु पर हस्ताक्षर हुआ है, ये याद रखेंगे। और किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा मार्च 2022 में विश्व के हथियार क्रेता मतलब खरीदने वाले और विक्रेता बेचने वाले का पर रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन जारी किया? सिपड़ी। इस रिपोर्ट में 2017 से 2022 मतलब 5 वर्षों की स्थिति का आकलन किया गया है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा हथियार आयातक में प्रथम स्थान पर भारत है और दूसरा स्थान पर सऊदी अरबिया है, तो याद रखेंगे ये चीज। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से, फ्रांस से और अमेरिका से, मतलब पहला नंबर रूस, दूसरा नंबर फ्रांस, तीसरा नंबर अमेरिका से खरीदता है। तो भारत को सबसे ज्यादा बेचने वाला हथियार है रूस, फ्रांस दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे। सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रसिया है और अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब को बेचता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बेचता है, उसके बाद दक्षिण कोरिया को बेचता है। रूस सबसे ज्यादा हथियार भारत को, चीन को तथा मिस्र को बेचता है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक 9 से 10 मार्च 2022 के बीच कहाँ पे हुआ? मालदीव में संपन्न हुआ। इस कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका, मालदीव ने भाग लिया एवं मॉरिशस भी शामिल रहा, जबकि बांग्लादेश, सेशेल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहा इस कॉन्क्लेव में, तो याद रखेंगे जी। कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो पहला है समुद्री सुरक्षा पर चर्चा, आतंकवाद, कट्टरवाद, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा, आपदा राहत पर संवेदनशील आधिकारिक संरचना प्रौद्योगिकी का संरक्षण करना है, इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है कॉन्क्लेव सुरक्षा, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक कहाँ पे हुई थी? मालदीव में हुई थी। कब हुई थी? 9 से 10 मार्च के बीच हुई थी। कौन कौन से हैं? भारत, श्रीलंका, मालदीव सदस्य हैं, मॉरिशस भी शामिल रहा और बांग्लादेश, सेशेल्स इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में जमा पर ब्याज दरों में कटौती किया गया है। कटौती का निर्णय भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने किया है। तो कहने का मतलब है जो ईपीएफ, जो कर्मचारी का पीएफ का पैसा कटता था उसमें ब्याज पर कटौती किया गया है। देखेंगे, वर्तमान में 8.1% ब्याज दर ईपीएफ पर दिया जाएगा, जो पहले 8.5% था, तो इतना कहता है। 8.1% का ब्याज दर पिछले 4 दशक में, कहने का मतलब है 40 वर्षों में सबसे कम है ये। तो 8.1% ईपीएफ पे ब्याज दर 40 वर्षों में सबसे कम है, ये भी याद रखने का पॉइंट है। कम किया गया है, 8.1% कर दिया गया, 8.5% से क्वेश्चन बनाया सकता है, याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2022 की वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट के मामले में नए वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट मार्च 2022 में जारी किया। यह रिपोर्ट्स नाइट्स, ब्लेजर्स एंड मिसमैच पर केंद्रित है। नाइट्स, ब्लेजर्स एंड मिसमैच पर केंद्रित है। इन तीनों ही तत्वों को पर्यावरण को बिगाड़ने वाले नए एजेंट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये न्यूज़ देखेंगे ऊपर ऊपर, इससे बीपीएससी के लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इससे नीचे भले ही पूछा जाए। इस रिपोर्ट में विश्व के सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाले 61 शहर को चिन्हित किया गया है, ये पूछ सकता है। अब इस 61 शहर में प्रथम स्थान बांग्लादेश के किसका है? ढाका का है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण 119 डेसिबल करता है। ये ज़्यादा बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी किया गया था, ये याद रखेंगे, इतना लाइन। दूसरा स्थान भारत के मुरादाबाद शहर का है, जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का स्तर 114 डेसिबल है। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भारत का शहर है। और तीसरा, 61 शहर में भारत के 5 शहर शामिल हैं। पहला है मुरादाबाद 114 डेसिबल, कोलकाता एवं आसनसोल 89 डेसिबल, जयपुर 83 डेसिबल, दिल्ली 83 डेसिबल। तो ये 5 शहर है, इसको याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कहने का मतलब है जो बंगाल के खाड़ी में जो जितने भी देश हैं उसके सदस्यों का शिखर सम्मेलन का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? श्रीलंका की मेजबानी में 30 मार्च को वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने किया था। तो यह याद रखेंगे। बिम्स्टेक का यह सम्मेलन 4 वर्षों के पश्चात आयोजित किया जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ, किसकी मेजबानी में हुआ, कब हुआ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में 7 देश आते हैं: बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। ये 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। इस सम्मेलन में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। पहला है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता एवं बिम्स्टेक समझौता। दूसरा है राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्स्टेक समझौता ज्ञापन। और तीसरा है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा के प्रत्यय स्थापना के लिए संस्था का बाहरी नियमन करना। तो 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 7 देश कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 वर्षों के पश्चात किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन तरीके से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब किया गया? 30 मार्च 2000 इंपॉर्टेंट है। कितनावां शिखर सम्मेलन था? 5th था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे किया गया? तो श्रीलंका की मेजबानी में किया गया। अध्यक्ष कौन था? वहाँ के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। ये इंपॉर्टेंट है, इतना न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में कि इस शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि बिम्स्टेक चार्टर को मंजूरी दिया गया। ये बहुत ही वीवीआई है, वीवीआई न्यूज है, ये वीवीआई पॉइंट है कि प्रदान की गई। 25 वर्ष पूर्व स्थापित, मतलब बिम्स्टेक की स्थापना 25 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन इस संगठन का, कहने का मतलब बिम्स्टेक का कोई स्वीकृत चार्टर नहीं था। तो 25 वर्ष के बाद इस वर्ष बिम्स्टेक चार्टर को मंजूरी किया गया है। चार्टर पर हस्ताक्षर होने से बिम्स्टेक अब सही मायनों में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। जब तक चार्टर नहीं था तो लोग बोलता था कि ये एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सही मायनों में घोषित किया गया है। अब इस चार्टर के द्वारा बिम्स्टेक का अपना एक उद्देश्य होगा और एक एजेंडा होगा। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट था कि इस सम्मेलन का सबसे ज्यादा उपयोगी ये पॉइंट था। अब देखेंगे इस चार्टर के आधार पर बिम्स्टेक सहयोगी गतिविधियां 7 स्तंभ पर आधारित होगी। इस चार्टर में दिया गया है कि बिम्स्टेक का जो कोई भी कार्य होगा 7 स्तंभ पर आधारित होगा और प्रत्येक स्तंभ का नेतृत्व कौन करेगा? बिम्स्टेक के एक देश करेगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि बिम्स्टेक में 7 देश ही सदस्य हैं। हम लोग पीछे में स्लाइड में ये देखे थे कि 7 देश सदस्य हैं: बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, थाईलैंड और म्यांमार, श्रीलंका। और इस 7 स्तंभ पर बिम्स्टेक का गतिविधियां होगी और प्रत्येक देश एक स्तंभ का नेतृत्व करेगा। तो 7 स्तंभ में से एक स्तंभ जो है सुरक्षा स्तंभ की अगुवाई कौन करेगा? भारत करेगा। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, जिसके लिए भारत का प्रथम कार्य होगा आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, गैर सामान्य अपराध के खिलाफ
एक उच्च गुणवत्ता सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करना, आतंकवाद के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ, गैर मान सामान्यता अपराध के खिलाफ एक उच्च गुणवत्ता सहयोगात्मक ढांचा को स्थापित करना भारत का पहला लक्ष्य है। भारत कौन सा स्तंभ का अगुवाई करेगा? सुरक्षा स्तंभ का अगुवाई करेगा। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में ज्यादा सहयोग स्थापित करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इस चार्टर के अनुसार बिम्स्टेक देश के शिखर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होगा, जबकि विदेश मंत्रियों की बैठक प्रति वर्ष होती रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 वर्ष पे इसका सम्मेलन अब फिक्स कर दिया गया है कि 2 वर्ष पे बिम्स्टेक का सम्मेलन प्रति 2 वर्ष पे किया जाएगा, तो ये चीज है। और प्रत्येक वर्ष विदेश मंत्रालय का बैठक होता रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इसी के बारे में कि कोलंबो शिखर सम्मेलन के समापन में, मतलब कोलंबो शिखर सम्मेलन किया गया, इसके समापन में बिम्स्टेक की अध्यक्षता, बिम्स्टेक की जो सम्मेलन हुआ था कोलंबो हुआ था, तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास चली गई? थाईलैंड के पास चली गई। श्रीलंका अब अगला जो अध्यक्ष है, अगला जो बिम्स्टेक सम्मेलन होगा वो थाईलैंड में होगा, तो इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के पास चली गई। बिम्स्टेक का आगामी 6ठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड की मेजबानी में प्रस्तावित है, तो थाईलैंड की मेजबानी में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसकी मेजबानी में होगा, तो थाईलैंड की मेजबानी में। बिम्स्टेक की स्थापना जून 1997 में बैंकॉक में हुआ था। स्थापना के समय इसमें 4 देश थे, मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ये चीज हम लोग को याद रखने की पॉइंट है। तो कहने का मतलब बीपीएससी के लिए ये जो बिम्स्टेक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को बिम्स्टेक के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे बिम्स्टेक को अच्छा से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 फरवरी 2022 को पटना के गाय घाट से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है एफसीआई, जो राशन खरीदता है, बेचता नहीं है, वितरण करता है, खरीद के बेचता है, सरकार, केंद्र सरकार का है। तो पटना के गाय घाट से एफसीआई के 200 टन गेहूं लेकर के लाल बहादुर शास्त्री नामक मालवाहक पोत, कौन सा पोत? लाल बहादुरी शास्त्री नामक मालवाहक पोत जल परिवहन के रास्ते बांग्लादेश होते हुए असम की गुवाहाटी के पांडू घाट में 6 मार्च 2022 को पहुंचा। 2350 किलोमीटर की यात्रा 30 दिनों में पूरा किया। कहने का मतलब है एक विमान वाहक पोत था जो लाल बहादुर शास्त्री नामक 200 टन गेहूं लेकर के बिहार से चला, वेस्ट बंगाल होते हुए, बंगाल की खाड़ी होते हुए, बांग्लादेश होते हुए असम तक पहुंचा। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा था। पूरी यात्रा जो था 2350 किलोमीटर का था, 30 दिनों में पूरा हुआ था। पटना के गाय घाट से शुरू हुआ था, इसलिए बीपीएससी के लिए बहुत ही वीवीआई न्यूज है। इस यात्रा में गंगा नदी में नेशनल वाटरवे 1, मतलब बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक गया नेशनल वाटरवे 1 का यूज किया। सुंदरवन में नेशनल वाटरवे 97, जो बंगाल में आसाम में जो यूज किया वो सुंदरवन, वेस्ट बंगाल के जो किनारे में किया वो सुंदरवन, जो बिहार से बंगाल तक गया होगा वो नेशनल वाटरवे 1 था। उसके बाद बंगाल के जो अंतिम क्षणों में समुद्र में प्रवेश करने से पहले सुंदरवन का नेशनल वाटरवे 97 से का पार्ट बना। उसके बाद बांग्लादेश के जलमार्ग से में प्रवेश किया और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवे 2 का प्रयोग करते हुए आसाम पहुंच गया। तो याद रखेंगे कहाँ पे पहुंचा? आसाम के गुवाहाटी के पांडू घाट में। कहाँ से चला था? पटना के गाय घाट से। बहुत ही वीवीआई न्यूज है ये। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मार्च 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। 22 मार्च को इतना। इस रिपोर्ट का मान 0 से 100 के बीच होता है, जहां 0 सबसे कम लक्ष्य प्राप्ति है और संपूर्ण मान 17 लक्ष्य पर होता है। 100 सबसे पूर्ण होगा और 0 सबसे कम होगा। आपको पता होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 है, तो ये चीज याद रखना है, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग तैयारी करते हैं, नहीं पता है, जिसको नहीं पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब है, इसको कब स्वीकार किया गया, कब इसकी पेश की गई, इसके लिए स्पेशल लेक्चर हम लेके आएंगे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे चर्चा करेंगे। इसी में है कि रिपोर्ट में प्रथम स्थान 85.90 अंक के साथ फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा, जबकि अंतिम स्थान पर 38.27 अंक के साथ 165वां स्थान पे केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 165 देशों में भारत 60.07 अंक के साथ 120वें स्थान पे रहा। तो भारत का भी स्थिति उतना ज्यादा अच्छा है नहीं।
नेक्स्ट देखेंगे भारत श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रीट, ऐसी ये जो भारत है और ये श्रीलंका है, ये जो जल का क्षेत्र है इसी को कहते हैं पाक स्ट्रीट में 3 छोटे टापू, पहला है नैना तीवू, दूसरा है आनले तीवू और तीसरा है डेल्फट पर डेल्फट, तीसरा है डेल्फट पर पवन टरबाइन, पवन से बिजली बनने वाला स्थापना किया जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रीट में 3 टापू है, नैना तीवू, आनाले तीवू और डेल्फट में पवन टरबाइन लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के कारण भारत ने मार्च 2020 में सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2020 में जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तो कोई विदेश से ना आ सकता है ना जा सकता है, उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 27 मार्च 2022 को पूर्ण रूप से हटा लिया गया है। अब कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो बायो बबल उड़ान भी हुआ था, इसको बबल योजना कहते थे, तो ये सब भी था। तो कब हटाया गया? 27 मार्च 2022 को, ये याद रखेंगे कब लगाया गया था, तो मार्च 2022 में लगाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे और आज का अंतिम न्यूज देखेंगे। नीति आयोग द्वारा मार्च 2022 में निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस सूचकांक का निर्माण नीति आयोग प्रतिस्पर्धा संस्थान की साझेदारी में तैयार किया गया है। तो देखते हैं क्या है। इस सूचकांक को 4 स्तंभ या की नीति पर आधारित किया गया। पहला है नीति, पॉलिसी कितना अच्छा है, व्यवसाय परितंत्र, मतलब व्यवसाय करने के लिए परितंत्र कितना अच्छा है राज्य में, तीसरा है राज्य निर्यात परितंत्र, राज्य से कितना निर्यात है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कितना अच्छा है, और चौथा है निर्यात निष्पादन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। इस 4 संकेत या 4 नीति के आधार पे यह निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है। इस 4 संकेत में 11 प्रकार के सब संकेत शामिल हैं, मतलब उप संकेत शामिल है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है, जिसमें राज्य का मान जितना ज्यादा होगा, मतलब 100 के नजदीक होगा, राज्य उतना ही निर्यात के लिए तत्पर होगा और उतना ही सक्षम होगा। जिसका मान 0 से जितना नजदीक होगा वो उतना ही खराब निर्यात में तत्पर होगा। सूचकांक के अनुसार 78.86 अंक के साथ गुजरात प्रथम स्थान पे है और दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पे कर्नाटका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखेंगे। बिहार 32.06 अंक के साथ 22वें पायदान पे है, 22वें अंक पे है। अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप 2.12 अंक के साथ है। तो यहाँ पे हम लोग का मार्च का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देख रहे थे, मार्च 2022 का, जिसका पार्ट 1 था ये। कल पार्ट 2 आएगा और उसके बाद पार्ट 3 आएगा। तीनों में मार्च को हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लेंगे। आज हम लोग 30 न्यूज देखे हैं, कल भी देखेंगे और परसों भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आगे आप लोग ये जो क्लियर बीपीएससी चैनल है, आप लोग इसको जो है यूट्यूब पे आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से इतना बार बोलते हैं, आप लोग इतना बार सुनिएगा तो एक बार तो जरूर ही कीजिएगा कि इतना बार बोला जा रहा है तो एक बार कर देते हैं शेयर सब्सक्राइब। इतना बार बोला जा रहा है तो देखते हैं, ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग से हमको बहुत उम्मीद है कि आप लोग करते होंगे। उसके बाद क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यह इसका फायदा जो है बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक बार ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, आपको समझ में आएगा कि टेलीग्राम चैनल का फायदा क्या है। और कुछ दिन तक रुकिए, इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ आने वाला है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, शेयर करते रहिए। अगर हमसे कोई क्यूरी हो, हमसे कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।